नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो विद डीके में। और यहाँ पर आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज के अंतर्गत अगला पार्ट। जी दोस्तों, यहाँ पर ये पार्ट बी होगा, जहाँ पर आज फिर हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आने वाले CTET, IMPTET और अदर टेट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए और देखते हैं इन प्रश्नों को और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बिहेवियरिज्म के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर चार विकल्प हमारे इस प्रकार से हैं। आंतरिक समझ का विकास, नैतिक मूल्यों का निर्माण है, व्यवहार में परिवर्तन है या आत्मा की शुद्धि है। तो देखिए, यहाँ पर बिहेवियर शब्द से ही आप समझ सकते हैं। तो बिहेवियरिज्म के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। तो देखिए, बिहेवियर मतलब क्या होता है, हमारा व्यवहार होता है। तो निश्चित रूप से आंतरिक समझ का विकास, नैतिक मूल्यों का निर्माण या व्यवहार में परिवर्तन लाना और आत्मा की शुद्धि। तो यहाँ पर जो विकल्प सी होगा हमारा, जिसमें है व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि कुछ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो हैं, जो जैसे कि स्किनर है, वाटसन है, इनका ऐसा मानना है कि जो अधिगम है, अधिगम का उद्देश्य, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो विकल्प सी के साथ हमारा उत्तर बनेगा। चलिए आगे लेते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सीखना सिखाने को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण जो होगा वो सीखने सिखाने को बढ़ावा देगा। निर्देशात्मक शिक्षण होगा या फिर खोज आधारित शिक्षण होगा, रट कर पढ़ाई करना या फिर है निष्क्रिय अधिगम। तो देखिए, यहां पर बात की जाए लर्निंग टू लर्न, यानी कि सीखना सिखाना, इसको बढ़ावा देने वाला जो यहाँ पर विकल्प होगा वो होगा हमारा खोज आधारित शिक्षण। जी हाँ, खोज आधारित शिक्षण ऐसा शिक्षण होता है जहां पर बच्चे खुद इसमें ज्ञान को खोजते हैं। तो निश्चित रूप से उनमें सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उनके अंदर सीखने के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो यहाँ पर विकल्प बी जो होगा वो होगा सीखना सिखाने को बढ़ावा देने वाला विकल्प। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड जो होता है ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर बात की जाए केवल शारीरिक विकास से, भाषा सीखने की आदर्श अवस्था, या फिर है रटकर सीखना, या फिर डी है अनुशासन सिखाना। तो देखिए, यहाँ पर बात की जाए संवेदनशील अवधि, जो सेंसिटिव पीरियड्स होता है वो होता है भाषा सीखने की आदर्श अवस्था। मतलब एक ऐसा समय अवधि जहां पर बच्चे भाषा सीखने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तो ऐसी अवधि जो होती है वो हमारी भाषा सीखने की आदर्श अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो होगा वो हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न आता है, किस मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि बच्चों का विकास उनके जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न संघर्षों के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है मनोवैज्ञानिक को जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। फ्राइड है, एरिक्सन है, पियाजे हैं या कोलबर्ग हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले हैं, जिन्होंने बच्चों का विकास जो है जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न संघर्षों के माध्यम से होता है, सिद्धांत दिया, वो है यहाँ पर एरिक्सन। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न आता है, व्यक्तित्व विभिन्नता या व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाए का शिक्षण में क्या महत्व है। देखिए, जो व्यक्तित्व भिन्नता होती है इसका शिक्षण में महत्व की बात की जाए तो यहाँ पर इसका क्या महत्व हो सकता है। सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाना। देखिए, एक ही तरीके से जब हम पढ़ाएंगे तो वो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ाया जाएगा। और बी है यहाँ पर अलग अलग क्षमताओं को पहचानना, उनके अनुसार शिक्षण करना। देखिए, अलग अलग, और यही तो व्यक्तित्व भिन्नता है। मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं उनको ध्यान में रख करके यदि हम शिक्षण करवाते हैं तो निश्चित रूप से हर बच्चे की क्षमताएं अलग अलग होती है, और जैसे बच्चे की क्षमता होती है उसके अनुसार ही हमें उसके प्रति शिक्षण करवाना चाहिए। तो बी विकल्प यहाँ पर एकदम सही है। और सी देखिए, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, डी है कमजोर छात्रों को अनदेखा करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि हमारे प्रश्न के अनुसार बी विकल्प यहाँ पर एकदम परफेक्ट होगा। तो चलिए, ये हमारा इसमें उत्तर हुआ। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा सीखने के प्रकार का ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहलाता है? यहाँ पर हमें देखना है कि सीखने का कौन सा ऐसा प्रकार है जिसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पर अनुभव से सीखना, अनुकरण से सीखना, अभ्यास से सीखना, परीक्षा से सीखना। तो देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का मतलब ही क्या होता है? यहाँ पर प्रेक्षण करना, देखना या देखकर सीखना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अब देखकर सीखना तो ये हम कब करते हैं? जब हम किसी का अनुकरण करते हैं, किसी को देखते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो अनुकरण से सीखना होगा वही हमारा यहाँ पर हो जाएगा सीखने के प्रकार के अंतर्गत ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो बी विकल्प यहाँ पर होगा हमारा उत्तर। चलिए आगे लेते हैं। शैक्षिक समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्रों को अलग करना, विशेष विद्यालयों को बढ़ावा देना या सभी छात्रों को समान अवसर देना या केवल सामान्य छात्रों को यहाँ पर अवसर देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा शैक्षिक समावेशन होता है इसके अंतर्गत, जिसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी इसको कहते हैं, अब इसके मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो देखिए, ये समावेशन, समावेशी शिक्षा एक ही बात है। तो यहाँ पर सभी छात्रों को इसमें मौका मिलता है, सभी छात्रों को अवसर मिलना चाहिए और इसी बात को यहाँ पर बढ़ावा देती है समावेशी शिक्षा। तो निश्चित रूप से विकल्प जो सी होगा वो हमारा इसमें एकदम परफेक्ट होगा, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना या अवसर देना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वह कौन सा वातावरण है जो बच्चों को सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? समूह आधारित शिक्षा है, व्यक्तिगत शिक्षा है, शिक्षक निर्देशित शिक्षा है या प्रेरणा आधारित शिक्षा है? तो यहां पर देखिए, बात की जाए ऐसे वातावरण की जो बच्चों में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा, वो यहां पर रहेगा समूह आधारित शिक्षा। जी हां, समूह आधारित शिक्षा। निश्चित रूप से जब हम बच्चों को समूह आधारित शिक्षा प्रदान करते हैं, उनको समूह में बांटकर अधिगम देते हैं, अधिगम प्राप्त करते हैं बच्चे, तो निश्चित रूप से बच्चे में आपसी सहयोग जो होता है उसकी भावना उनमें बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा दोनों चीजों में संतुलन बनाए रखने में ये मदद भी करता है। तो यहां पर विकल्प ए हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, शिक्षण में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व है? देखिए, पूर्व ज्ञान जो होता है इससे समय की बचत होती है, छात्रों को भ्रमित करता, नई जानकारी को जोड़ने में मदद करता है, इसका कोई महत्व नहीं होता। तो देखिए, पूर्व ज्ञान जो होता है बच्चे के पास, जो जिस चीज के बारे में बच्चे पहले से जानते हैं, तो निश्चित रूप से जब हम शिक्षण करवाते हैं तो हम बच्चे को पूर्व ज्ञान से उसमें जोड़ते हैं। बच्चे को कौन सी चीजें आती है, नहीं आती है, कितनी चीजों की कितनी समझ है, ये शिक्षक को इन चीजों से पता लग जाता है बच्चों के पूर्व ज्ञान को पहचानने में। तो यहाँ पर यह नई जानकारी को जोड़ने में मदद करता है, मतलब बच्चे जितना जानते हैं उसके आगे हम उसमें नई जानकारियों को उसमें जोड़ सकते हैं। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार सीखना क्या होगा? याद करने की प्रक्रिया, शिक्षक के द्वारा दिए गए निर्देश या फिर छात्र को सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण, और डी आता है पुरस्कार और दंड से नियंत्रित प्रक्रिया। तो देखिए, यहां पर हम कह सकते हैं कि छात्र के द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण। जी हां, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा, जिसमें छात्र अपने अनुभव के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो विकल्प सी यहां पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार भाषा का विकास सामाजिक संपर्क पर निर्भर करता है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर स्किनर का व्यवहारवाद सिद्धांत या फिर कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत? तो देखिए, यहां पर हम कह सकते हैं कि भाषा विकास सामाजिक संपर्क पर निर्भर करता है। ये बात कौन से सिद्धांत के अंतर्गत की जा रही है और ये सिद्धांत यहाँ पर किसका है? तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत होगा जिसमें भाषा का विकास सामाजिक संपर्क पर निर्भर करेगा,
वो होगा यहाँ पर वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही इसमें हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहना है कि जो भाषा का विकास होता है वो आपसी सामाजिक संवादों के माध्यम से होता है, उनके माध्यम से वो भाषा विकास गहरा होता है और कहीं ना कहीं हम सभी भाषा विकास सामाजिक संपर्क से प्राप्त भी करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग की एक विशेषता क्या होगी? केवल व्याख्यान पर आधारित, मौन बैठना और सुनना, गतिविधियों और समूह कार्यों में भाग लेना, पाठ्यपुस्तकों को कंठस्थ करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो सक्रिय अधिगम की एक विशेषता की बात की जाए तो निश्चित रूप से ये होता है गतिविधियों और समूह में भाग लेना। जब ही हमारा जो अधिगम होगा वो सक्रिय अधिगम कहलाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर उत्तर होगा। शैक्षिक समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्रों को अलग करना। इस प्रश्न के ऊपर हम शायद पहले बात कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सभी छात्रों को समान अवसर इसमें प्रदान किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर है सामाजिक नियमों का पालन है, व्यक्तिगत लाभ की चिंता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है या सामाजिक अनुबंध की समझ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसमें पूर्व परंपरागत स्तर की विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पर व्यक्तिगत लाभ की चिंता, पूर्व परंपरागत स्तर जो होता है उसमें बच्चे अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप जो मिलने वाले पुरस्कार और दंड के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, बहुबुद्धिता सिद्धांत के अनुसार संगीतात्मक बुद्धि का उदाहरण है केवल गणितीय समस्या हल करना या फिर कविता लिखना, संगीत वाद्य बजाना, चित्र बनाना। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें संगीत वाद्य बजाना ये हमारा इसमें महत्वपूर्ण उत्तर होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुबुद्धिता सिद्धांत के अनुसार संगीतात्मक बुद्धि उदाहरण की। तो यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर का ऐसा मानना था कि जो बुद्धि होती है बहुबुद्धिता सिद्धांत में, बुद्धि जो होती है उन क्षमताओं को प्रदर्शित करती है, उनको दर्शाती है जो संगीत की पहचान, उसके निर्माण, उसके प्रदर्शन आदि से संबंधित होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे किस प्रकार की सोच विकसित करते हैं? अमूर्त सोच, काल्पनिक सोच या फिर ठोस और तार्किक सोच या स्व केंद्रित सोच। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है वहां पर बच्चे जो हैं ठोस और तार्किक सोच को विकसित करते हैं। यहां पर बन जाता है ऑप्शन सी, और ये जीन पियाजे के अनुसार है ये सिद्धांत। चलिए आगे देखिए, प्रेरणा मोटिवेशन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन बनाए रखने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो यहाँ पर देखिए प्रेरणा जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर बन जाएगा। अब देखिए, प्रेरणा ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी भी कार्य को व्यक्ति को करने के लिए हमेशा उत्साहित करती है और उसको उसका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की दिशा में हमेशा अग्रसर बनाए रखती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अधिगम क्या है? काफी सरल सा प्रश्न है और कई बार ये कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न भी है। तो देखिए, अधिगम का मतलब होता है स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया, अस्थायी परिवर्तन प्रक्रिया, आनुवंशिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन। तो देखिए, स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया मतलब जो कुछ आप सीख चुके हैं उसके आधार पर आप आगे बढ़ते हैं, यही स्थायी परिवर्तन की प्रोसेस होती है और इसी को हम यहाँ पर अधिगम कहते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी? जीन पियाजे हैं, लेव वाइगोत्स्की हैं और जेरोम ब्रूनर हैं या लॉरेंस कोहलबर्ग हैं? तो यहाँ पर इसके फोल्डिंग की जो अवधारणा देने वाले थे रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की थे और इनके द्वारा ये जो अवधारणा थी दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर इसके फोल्डिंग के अर्थ की बात की जाए, उसका मतलब क्या होता है? तो छात्र को किसी कार्य को पूरा करने में मदद करने के लिए जो हम अस्थायी समर्थन देते हैं, अस्थायी सहयोग प्रदान करते हैं,
और समर्थन को धीरे धीरे हम फिर कम करते जाते हैं। तो यही इसकी फोल्डिंग होता है, जिसे पाड़ या ढांचा भी हम कह सकते हैं। और इसके फोल्डिंग की जो अवधारणा है, ये यहाँ पर वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास क्षेत्र का जो सिद्धांत है, जिसे ZPD के नाम से जाना जाता है, उससे भी ये जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न हमारे सामने है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे ZPD कहते हैं, और इसका संबंध किससे है? अभी देखिए, जिस प्रश्न के ऊपर हम बात कर रहे थे वही यहां पर हमारे सामने अगले प्रश्न के रूप में मौजूद है। तो यहां पर लेव वाइगोत्स्की से ही इसका संबंध यहां पर रहेगा, और इन्हीं का ये सिद्धांत है जिसे यहां पर हम समीपस्थ विकास के क्षेत्र के सिद्धांत से जानते हैं, जिसे संक्षिप्त में ZPD कहते हैं। आगे देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह विचार के सिद्धांत से संबंधित है। एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया, अंतः संबंध और निरंतरता का सिद्धांत है। तो देखिए, विकास एक ऐसी सतत प्रक्रिया है और यह विचार जिस सिद्धांत से संबंधित होगा, तो जब सतत प्रक्रिया होगी तो वो निरंतर चलने वाली प्रोसेस होगी, और इसके लिए हम विकल्प डी को यहाँ पर सही उत्तर चुनेंगे, निरंतरता का सिद्धांत। आगे देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो खेल पद्धतियां होती है मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, जो कि छोटी कक्षाओं के लिए यहाँ पर ये लागू की जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो यहाँ पर उस अवस्था की बात हमें करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, वो होगी यहाँ पर किशोर अवस्था। जी हाँ, किशोर अवस्था में बच्चे सामाजिक समूह में सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं, मित्रता को महत्व देते हैं, संवेगों का आधिक्य होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की तीसरी अवस्था में बालक का व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो यहाँ पर कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में तीसरी अवस्था में बालक का जो व्यवहार होगा वो दंड से डर, व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक व्यवस्था का पालन, आत्मिक सिद्धांतों पर। तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था का पालन, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा उत्तर होगा। और कोहलबर्ग की जो तीसरी अवस्था होती है जिसे लॉ एंड ऑर्डर कहलाती है, जिसमें व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करने को नैतिक कर्तव्य मानता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? रटनता अधिगम, शिक्षक आधारित कक्षा, पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखने की प्रक्रिया, अनुशासन को बनाए रखना। तो यहाँ पर होगा ये पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंटेलिजेंसी इज नॉट ए सिंगल एंटिटी बट मल्टीपल। यह विचार किसने दिया? तो ये थार्नडाइक, पियाजे, गार्डनर, यह है गिलफोर्ड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये विचार देने वाले जो थे हावर्ड गार्डनर थे, जिनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, जिसमें भाषाई, तार्किक, शारीरिक, संगीतात्मक, कई प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, अधिगम का सामाजिक संदर्भ से क्या आशय है? सीखना केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया है, समूह में सीखना प्रभावी नहीं होता, सामाजिक संवाद से अधिगम गहरा होता है, या अधिगम केवल शिक्षक पर ही निर्भर करता है? तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिगम का सामाजिक संदर्भ में जो आशय माना जाएगा वो माना जाएगा सामाजिक संवाद से अधिगम जो होता है वो गहरा होता है, और इसके लिए विकल्प सी होगा यहाँ पर उत्तर। संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए शिक्षक को किस सिद्धांत की जानकारी आवश्यक है? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, मानववाद, या फिर अनुबोधनवाद? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके लिए शिक्षक को संज्ञानवाद, यहाँ पर जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है जिसको जीन पियाजे ने दिया गया है, वाइगोत्स्की ने दिए गए हैं, और ऐसे ही सिद्धांतों की समझ जो है वो यहाँ पर शिक्षक के लिए आवश्यक होगी।
तो यहां पर हम कह सकते हैं संज्ञानवाद। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो यहां पर हम कह सकते हैं बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहां पर संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक प्रक्रियाओं का विकास या फिर नैतिक विकास। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो सही उत्तर बनेगा संज्ञानात्मक विकास का, वो होगा मानसिक प्रक्रियाओं का विकास, जिसमें है ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। देखिए, संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो हमारे सोचने, समझने, समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने जैसी अनेक मानसिक प्रक्रियाओं का विकास होना ही इसमें शामिल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के जो हमने 30 प्रश्न इस पार्ट में लिए थे वो होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो के क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।